जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमित शर्मा अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग मेष राशि वालों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन जिस विषय पे हम लोग करने जा रहे हैं, ये ज्योतिषीय मापदंडों के अनुसार एक गहन चर्चा का विषय हो सकता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाला जीवन पर विषय हो सकता है। यदि आप या आपका अपना कोई मेष राशि का जातक है तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं और आने वाले कई महीनों तक ये आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाली स्थिति बनने वाली है। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ग्रहों के वक्री होने के बारे में। समान रूप से जो ग्रह होते हैं वो इतनी बड़ी संख्या में कभी वक्री नहीं होते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते हैं। अभी हम लोग ये चर्चा करेंगे वक्री क्या होता है और मार्गी क्या होता है, ताकि आप जान सकें कि इनके बुरे इफेक्ट आपके जीवन पर क्या हो सकते हैं, या यदि हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं। लेकिन इस सारी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की अपडेट नोटिफ़िकेशंस के रूप में मिलती रहें। यदि आप ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन में, अपने करियर के बारे में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, अपने फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, चाइल्ड बर्थ के बारे में, फॉरेन ट्रैवल के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, किसी भी विषय पर ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट ज्ञानलक्ष्मी.com पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारे सर्विस चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है। अब बात करते हैं, विषय पर आते हैं। जो हमने वक्री ग्रह की बात की है, तो उसके वक्री हो जाने पर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों की जाए? सबसे पहले इस विषय पे बात करते हैं कि ग्रहों की वक्री होना क्या होता है। समान रूप से ग्रहों की 2 चालें होती हैं, एक मार्गी और एक वक्री। मार्गी मतलब होता है कि सीधे ग्रह जा रहा है, और वक्री माने वो उल्टा चल रहा है। ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं, यानी कि वो हमेशा सीधे चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्रीय नहीं होते हैं ज्योतिष के अनुसार। राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कभी वो सीधे नहीं चलते हैं। राहु और केतु कभी भी सीधे चलने वाले ग्रह नहीं होते हैं। बाकी जो 5 ग्रह बचते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये समान रूप से मार्गी होते हैं, यानी कि सीधे चलते हैं। जब ये उल्टे होते हैं, वक्री होते हैं, तब ये चिंता का विषय ज्योतिष के अंदर बनता है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि सूर्य, चंद्रमा तो हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु, केतु हमेशा वक्री रहते हैं। 4 अन्य ग्रह भी इस समय वक्री होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ज्योतिष के अनुसार जो बनने वाला है, वो यही बनने वाला है कि एक साथ 9 में से 6 ग्रह उल्टे चलने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। हालाँकि वक्री ग्रह कितने असरदार होंगे, इस विषय में हम अंत में बात करेंगे, लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि ये जो समय होगा जब एक साथ 6 ग्रह वक्री होंगे, तो दुनिया में काफ़ी कुछ उथल-पुथल हो सकती है। दुनिया में कहीं भूकंप आ सकते हैं, कहीं पर बम विस्फोट हो सकते हैं, कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, सेनाओं के बीच युद्ध हो सकते हैं। वैसे भी इस समय हम लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इन दिनों जब ये ग्रह वक्री रहेंगे, तब चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएँ। थोड़ा-सा संयम बना के रखना है हम सभी को। अपनी केयर करें, अपने परिवार की केयर करें। कोरोना वायरस भी चल रहा है। आँखें बंद करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार ने गाइडलाइंस वगैरह दे रखी हैं, उसका पालन करें। मैक्सिमम स्टे सेफ रहने की कोशिश करें घर के अंदर। क्योंकि जब इस तरह की ग्रहों स्थिति होती है, तो वायरस वगैरह भी प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की ग्रह स्थिति पृथ्वी पर हानि पहुँचाने के लिए समान रूप से होती है। आइए अब बात करते हैं कब ग्रह वक्री होने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रभाव इसके क्या-क्या हो सकते हैं। सबसे पहले शनि वक्री हुआ था 11 मई 2020 को, भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:27 पर, और वो वक्री रहने वाला है 29 सितंबर 2020 तक, भारतीय समय के अनुसार 10:30 तक। उसके बाद जो दूसरा ग्रह वक्री हुआ, वो गुरु हुआ, वो वक्री हुआ 14 मई को। 14 मई को गुरु वक्री हो गया, और वो मकर राशि में वक्री हुआ करीबन शाम को 7:58 पर भारतीय समय के अनुसार, और
गुरु भी बहुत लंबे समय तक वक्री रहने वाला है। इस 13 सितंबर को मार्गी होगा धनु राशि में। शुक्र की यदि बात की जाए तो शुक्र तीसरा ग्रह है जो कि वक्री हुआ है 13 मई को, और ये 25 जून को वृषभ राशि में मार्गी होगा। यानी कि अब 5 ग्रह हो गए। अब छठा ग्रह कौन सा वक्री होने वाला है? छठा ग्रह जो वक्री होने वाला है वो है बुध। बुध जो है वक्री होगा 18 जून को, और 12 जुलाई तक वो वक्री रहेगा। 12 जुलाई को मार्गी होगा। यानी कि 18 जून से लेकर 25 जून वो समय होगा जब 9 में से 6 ग्रह वक्री होंगे। ये समय बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सभी राशि वालों के लिए हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। ये 7-8 दिन नोट कर लें। दुनिया में कुछ उथल-पुथल मचा सकती है ये समय। अच्छी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ेंगी, खराब शक्तियाँ पावरफुल होंगी। दुनिया लगेगा पीछे की ओर जा रही है। कुछ विनाशात्मक संकेत इस ग्रह स्थिति से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं इस ग्रह स्थिति का प्रभाव मेष राशि वालों के जीवन पर क्या होगा। एक-एक ग्रह की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनि की बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि ही सबसे पहले वक्री हुआ था। यदि मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि वालों, शनि आपके लिए दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी होकर आपके कैरियर का मालिक ग्रह होता है। आपके लाभ का मालिक ग्रह होता है। दसम भाव में शनि वक्री है। वैसे तो दसम भाव में दसम भाव के स्वामी का बैठना एक अच्छी परिस्थिति ज्योतिषीय मापदंडों के अनुसार बनती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो शनि वक्री है, तो कभी-कभी आपको लगेगा कि काम बनते-बनते आपके रुके जा रहे हैं। जो चीज़ें आगे जानी चाहिए थी, वो कभी-कभी आपको लगेगा पीछे जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी जॉब में हैं जहाँ पर आपकी प्रमोशन को आपके एक अधिकारी ने पास कर दिया और दूसरे अधिकारी के पास फाइल भेज दी। किसी रीज़न से कोई साइन छूट गए, कोई और रीज़न हुआ और वो फ़ाइल वापस आ गई उसी अधिकारी के पास। तो आपको लगेगा कि चीज़ तो आगे बढ़ गई थी, वो वापस आ गई। इस तरह की परिस्थितियाँ आपके आगे हो सकती हैं। यदि इस तरह की परिस्थितियाँ आपके आगे जनरेट होती हैं, तो थोड़ी-सी सावधानी बनानी होगी। इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, तो आपको संयम नहीं खोना है। इसे आपको समझ लेना है कि ये ग्रहों की स्थिति की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। यही चीज़ें फाइनेंशियल मैटर्स में आपके साथ हो सकती हैं। कहीं से आपको पैसा मिलना था, किसी ने कमिटमेंट किया था कि वो आपको पैसा दे देगा, लेकिन हो सकता है किसी कारण से वो कमिटमेंट पूरा ना कर पाए, ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि हो सकता है आपके काम पीछे की ओर जाते हुए दिखाई दें। तो यदि ऐसा होता है तो आप संयम ना खों, जैसे ही ग्रहों की स्थिति ठीक होगी, आपके काम पुनः बनने लगेंगे। दूसरे ग्रह की बात करते हैं जो कि वक्री है, वो है गुरुदेव। गुरु की स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम कहें तो मंगल के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट ग्रह मेष राशि वालों के लिए होता है तो वो गुरु होता है, क्योंकि वो नवम भाव का स्वामी होता है, और नवम भाव ज्योतिष के अंदर हमारी किस्मत का भाव होता है, हमें मिलने वाली ईश्वरीय कृपा का भाव होता है। गुरु आपके ऊपर होने वाली ईश्वरीय कृपा का स्वामी है। गुरु आपको मिलने वाली किस्मत का स्वामी है। गुरु आपके भाग्य का स्वामी है, और जब भाग्य का स्वामी मकर राशि में है, तो गुरु की वैसे भी नीच राशि में बैठा हुआ है। मकर राशि गुरु की नीच राशि होती है। नीच राशि में वक्री होकर बैठा हुआ है, यानी कि स्थिति और खराब हो रही है। आपको किस्मत का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आप यदि सोच रहे थे कि किस्मत के सहारे आपके कुछ काम बन जाएँगे, तो वो स्थिति आपके लिए आने वाली नहीं है। नवम भाव जो है धर्म का भाव भी होता है, और गुरु धर्म का कारक ग्रह ज्योतिष के अंदर होता है। नवम भाव में वैसे भी गुरु को स्थान बली माना जाता है। अब नवम भाव का स्वामी दसम भाव में नीच का है, वो भी वक्री होकर बैठा है। तो ऐसे में आपको क्या होगा कि ईश्वर के प्रति आस्था में कमी आएगी। आपको लगेगा ईश्वर तो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, किस्मत बेकार है, मैं अभागा हूँ, ऐसे विचार आपके मन में आ सकते हैं। तो इस तरह के विचारों से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना मोटिवेशन बना कर रखें। मेष राशि वाले काफ़ी एनर्जेटिक लोग होते हैं, और इस समय अच्छी बात ये है कि जो मंगल है आपकी राशि का स्वामी, वो वहाँ पर वक्री नहीं होने वाला है। मंगल इस खराब स्थिति में आपका सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि मंगल 18 तारीख को मेष राशि में पहुँच जाएगा। इस खराब स्थिति में ये आपके लिए एक शुभ समाचार कहा जा सकता है, मंगल की पोज़ीशन। मंगल अकेले आपको इन खराब परिस्थितियों से निकलने का साहस अवश्य देगा, लेकिन आपको अपना मोटिवेशन बरकरार बना के रखना होगा। यहाँ पर वक्री स्थिति में पहुँचे है गुरु दसम भाव में। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, जहाँ पर गुरु
नीच का है, वहीं पर शनि भी शुक्र ही है, ऐसे में नीच भंग भी बन रहा है। हालाँकि दोनों ही ग्रह वक्री हैं। ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो नीच भंग के बाद ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन जो जिसका नीच भंग हो रहा है वो भी वक्री है और जो नीच भंग कर रहा है वो भी वक्री है यहाँ पर। वैसे तो ये माना जाता है जब नीच भंग होता है तो हमें बैकडोर से चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर दोनों ही ग्रह वक्री हैं, तो हो सकता है आपको कुछ आकस्मिक लाभ भी हो जाए। यदि आप मेष राशि के जातक हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी की तलाश कर रहे थे और आपका कोई एक्स बॉस किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर है, तो हो सकता है कि वो आपको जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा पैकेज पे ले ले, ऐसी पोजीशन आपके आगे आ सकती हैं। 10th भाव राज्य का भाव भी होता है, हो सकता है सरकार से आकस्मिक कुछ लाभ आपको हो जाए। जो लोग खास करके सरकार से संबंधित काम करते हैं, उनको आकस्मिक लाभ भी बैकडोर से हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। पिता के माध्यम से लाभ आपको हो सकते हैं, सरकार के माध्यम से लाभ भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नीच भंग बनना है, इसलिए लाभ हो सकते हैं। वक्री होने की वजह से लाभ की संभावना कम है, लेकिन नीच भंग की वजह से लाभ हो सकते हैं। लेकिन उस लाभ होने में आपको बहुत ज़्यादा चने चबाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चुनौतियों और परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो जो चुनौतियाँ आती हैं, जो परेशानियाँ आती हैं, उनको आप पेशेंस के साथ फेस करें, क्योंकि मेष राशि वालों के अंदर थोड़े-से पेशेंस की कमी होती है। मेष राशि एक फायर साइन है। ऐसे में आप थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखें, जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें देखें और अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करें। बात करते हैं तीसरे ग्रह की जो वक्री होने वाला है, वो है शुक्र। शुक्र आपके व्यक्तिगत जीवन का कारक ग्रह है। द्वितीय भाव का स्वामी होकर शुक्र आपके परिवार का मालिक ग्रह होता है और सप्तम भाव का स्वामी होकर शुक्र आपके वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह होता है। वक्री होने से एक बार फिर यहाँ पर कुछ परेशानी आपके लिए जनरेट हो सकती है। व्यक्तिगत जीवन में मेष राशि वालों थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में सावधानी बनाकर रखनी है। अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, इन-लॉज़ के साथ मतभेदों से बचने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा मतभेद से बचने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। हालाँकि शुक्र सबसे पहले इस वक्री अवस्था से बाहर निकलने वाला ग्रह है, तो ये आपके लिए केवल 25 तारीख तक है, तो 18 से 25 तारीख विशेष रूप से आपको सावधान रहना है। यदि आपकी किसी मैरिज प्रपोज़ल पे बात चल रही थी, तो हो सकता है उस पर बात आगे बढ़ गई थी, वापस आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ हो गई थी, ना होने की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में कोई दबाव ना डालें। यदि किसी रिश्ते पे बात चल रही थी, वो फाइनलाइज़ हो गया था, वहाँ पर कुछ अनबन की स्थिति दिखती है, तो 25 तारीख तक आप वेट कर लें, उसके बाद उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि खराब समय में और पैर अपना फँसाएँगे, तो दिक्कतें आपके साथ और ज़्यादा हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में परेशानी फेस कर रहे हैं और इस समय 25 तारीख तक अपने रिलेशन में की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें थोड़ा-सा सावधानी और बरतनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि 25 तारीख को निकल जाने दें, उसके बाद इन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें, तब आपके लिए चीज़ें कुछ हद तक बेहतर हो सकती हैं। बात करते हैं अगले ग्रह की जो वक्री होने वाला है, वो शुक्र के बारे में पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि शुक्र आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, इस कारण अपनी वाणी के माध्यम से भी आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको बोलने के पहले सोच लेना है, ख़ास करके अपने प्रोफ़ेशनल मैटर्स में, ऑफ़िस के अंदर तो बिल्कुल भी मतलब इतनी बात करें, अपने बॉसेस की बुराई वगैरह बिल्कुल ना करें। हो सकता है आप बुराई कर दें, कोई जाके बॉस को बता दे और आपकी ये दिक्कत पैदा हो जाए, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, केवल अपने काम पर कंसंट्रेट करें। ऑफ़िस पॉलिटिक्स से, ऑफ़िस में अपने बॉसेस की, अपने अथॉरिटीज़ की, अपनी कंपनी की बिल्कुल भी बुराई ना करें। शुक्र की वजह से एक नुकसान और हो सकता है कि सप्तम भाव का स्वामी है, तो बिज़नेस पार्टनरशिप में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो पार्टनर्स के साथ मतभेदों को सॉल्व करने की कोशिश करें। पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट बिल्कुल भी पैदा ना करें 25 तारीख तक, वरना हो सकता है आपकी पार्टनरशिप में ब्रेकअप की स्थितियाँ भी आ सकती हैं। बात करते हैं अगले ग्रह की, अगला ग्रह है बुध। बुध छठे भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है। ऐसे में भाई-बहनों के साथ अनबन हो सकती है। हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ गुप्त शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं, जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। कर्ज़ा वगैरह लेने और देने दोनों से बचें। क्रेडिट और उधार के माध्यम से आपको लेने और देने दोनों में दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। बात करते हैं अगले ग्रह की, जो हमेशा वक्री रहता है, वो है राहु। तृतीय भाव में राहु बैठा है, तो मन में व्यर्थ का डर रहेगा। वैसे तो मेष राशि के लोग काफ़ी साहसी एनर्जेटिक लोग होते हैं। लेकिन इस समय आपकी एनर्जी में इसको साहस नहीं दिखाई देगा, कहीं न कहीं आपको लगेगा कि आप डरे हुए दिखाई देंगे, कभी-कभी मन में अनसीन फ़ियर टाइप का आपके साथ हो सकता है। केतु नवम भाव में विराजमान है,
धर्म के प्रति परायणता में कमी आ सकती है। कभी-कभी आपको लगेगा कि ईश्वर बेकार है, मैं मेरी किस्मत साथ नहीं देती है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी पूजा-पाठ करता हूँ, ईश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता आपके लिए दिखाई दे रही है। तो मित्रों, हमने बात की ग्रहों के वक्री होने के बारे में। वक्री ग्रह ज्योतिष के अंदर शुभ नहीं माने जाते हैं और ये माना जाता है कि इनकी वजह से हमें बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। ऐसे में क्या होता है, केवल आपको संयम बना के रखना होता है, क्योंकि जो वक्री ग्रह होता है वो एक कुछ समय के लिए ही वक्री होता है, उसके बाद मार्गी हो जाता है। हालाँकि इसके साथ-साथ जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होंगी वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगी। तो चिंतित होने की अपेक्षा जो मैंने सावधानियाँ आपको बताई हैं पूरे वीडियो में, उन सावधानियों को फ़ॉलो करें। उससे आपके लिए कम से कम नुकसान होगा। पहला काम करना है, बॉसेस का बुराई नहीं करनी है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, अपनी परफ़ॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना है, उधार लेने-देने से बचना है, किसी रिश्ते पे बात चल रही है तो उसपे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बोलने से पहले सोच लेना है, अपनी हेल्थ के ऊपर केयरफुल रहना है, उधार लेने-देने दोनों से बचना है, मन में व्यर्थ का डर डर नहीं पालना है और ईश्वर के प्रति आस्था बना के रखें, कंसंट्रेशन बना के रखें अपनी एजुकेशन ऐसे कार्यों में। ये छोटे-छोटे उपाय करके आप चीज़ों को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, केवल सावधानी रखनी है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली, व्यक्तिगत दशाएँ भी गोचर के अलावा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल आपके लिए अदा करेंगी। मित्रों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।